अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद हुसैन। एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं रिटर्निंग अफसरान के फैसले। जी हां, जो जिस तरह मुल्क भर में इलेक्शन कमीशन और बल्कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने रिटर्निंग अफसरान के फैसलों को उधेड़ के रख दिया है, उनके खिलाफ जिस तरह की सख्त ऑब्जर्वेशन आ रही है, जिस तरह कहा जा सकता है कि जिस तरह रिटर्निंग अफसरान के मुंह पर लगी कालक इलेक्शन ट्रिब्यूनल धो रहे हैं, आप भी खुद हैरान रह जाएंगे। इलेक्शन कमीशन भी रिटर्निंग अफसरान के फैसलों का दिफा नहीं कर पा रहा। पूरे मुल्क में जिस तरह के नतायज हैं, इसी तरह कराची में जो कायम किए गए हैं रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ ट्रिब्यूनल, उनकी तरफ से भी जो फैसले आ रहे हैं वो ना सिर्फ हैरान कुन है, बल्कि अब ऐसे फैसले भी आ रहे हैं जिसमें हो सकता है रियासत का फैसला हो कि इन लोगों को इलेक्शन की इजाजत नहीं देनी, क्योंकि रिटर्निंग अफसरान ने जिस तरह अंधाधुंध फैसले दिए तो उसमें उन लोगों के इलेक्शन कमीशन में फैसले भी उनके हक में आना शुरू हो गए, जिनके खिलाफ रियासत ने शायद कदम उठा लिया था। आज भी जुल्फकार मिर्जा, साबिक वजीर आजम शहबाज शरीफ और इसके अलावा दीगर के खिलाफ जो अपीलें आई थी, उस मामला की समाअत हुई है। असगर भाई हमारा साथ देंगे, हम तफसीलात आपके सामने रखेंगे और वो तमाम बारीकियां आपके सामने रखेंगे जो शायद टीवी पर बयान करने के लिए वक्त नहीं होता। तो इसलिए हमने कोशिश की कि आपको रोजाना की बुनियाद पर इलेक्शन ट्रिब्यूनल के फैसलों से न सिर्फ आगाह किया जाए बल्कि वो बारीकियां भी रखी जाए। असगर भाई आपका बहुत शुक्रिया। तीन जजेस यहाँ समाअत कर रहे हैं और उनके रिमार्क्स भी हम रिपोर्ट करते हैं। शायद टीवी में गुंजाइश नहीं मिल पाती क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और मुल्क भर में जैसा की सूरत हाल लग रही है। तो पहले तो आप उन जजेस की ऑब्जर्वेशन बताएं जो रिटर्निंग अफसरान के फैसलों के खिलाफ और उनके केसेस के ऊपर जो सामने आ रही है। दूसरा, किन किन को फायदा हुआ, किन को नुकसान हुआ, आवाम जानना चाहती है थोड़ा सा, चूंकि आप इलेक्शन कमीशन भी कवर करते हैं, तो जरा बताएं क्या मामला है। देखिए, रिटर्निंग ये अफसरान के जो फैसले थे उन्होंने जितना नुकसान पहुंचाया है हमारे इस मुल्क को और सोसाइटी को, वो नाकाबिले बयान है। क्योंकि एक तासुर ये बना उनके फैसलों से, उनके पास जुडिशल माइंड नहीं था, बंद कमरों में बैठे हुए थे और उन्होंने जिस तरीके से धड़ाधड़ वो कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, तो इस तरीके से तासुर ये बना इलेक्शन के मरहले का कि इलेक्शन कमीशन जानिबदार है और इस प्रोसेस को कोई पीछे से मैनेज कर रहा है, कागजात मुस्तरद कराए जा रहे हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि हाई कोर्ट पर बहुत ही बाला सतह पर आया और खुली अदालत में ये फैसले होने लगे हैं, तो कितने परसेंट आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने लोगों की अपीलें अलाउ हुई हैं। बल्कि मैं ये आपको बताता चलूं कि जस्टिस अदनान करीम पर जो मुश्तमिल ट्रिब्यूनल है, आज उसमें 46 थी और कल भी 45 के करीब दरखास्तें लगी थी। उन्होंने किसी को इलेक्शन लड़ने से नहीं रोका। हाँ, जिन्होंने आरओ ने जिनके कागजात के नामजदगी मुस्तरद किए थे छोटे छोटे बहानों से, टेक्निकल वजह से, उन्होंने उसको अलाउ किया है और एतराज़ात अगर कोई आए हैं उन्हें रिजेक्ट किया है। जो अपीलें आई हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उन्होंने ये मौका दिया है कि वो जाएं अवाम की अदालत में जाएं उम्मीदवार, और वहां फैसला हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो। जैसा हम देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग थे जिनके खिलाफ शायद ऐसे मुकदमात थे, मुकदमा दर्ज होना, जैसे पहले भी कहा गया। आज आरोज के बारे में जो रिमार्क दिए जस्टिस अदनान करीम ने, उन्होंने कहा कि सिर्फ मुकदमात की बुनियाद पर तो किसी को नहीं रोका जा सकता जब तक कोई कन्विक्ट नहीं हो जाए। और फिर जो आरोज ने फैसले किए हैं वो बहुत ठंडे मिजाज के लोग हैं। जिस तरीके से जस्टिस अदनान शौकिया फैसले करते हैं, जिस तरीके से जस्टिस अदनान साहब लोगों को इलेक्शन लड़ने की इजाजत दे रहे हैं, उसे अंदाज होता है कि वो कितने धीमे मिजाज के और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहते। जिनको आरोज ने रोका है वो उनको भी अलाउ कर रहे हैं। लेकिन अब वो ये देख रहे हैं कि बेकायदगी इतनी सतह पर हो रही है कि वो ये कह रहे हैं कि हमें आरोज के खिलाफ फैसला करना पड़ेगा। हाँ, ये बड़ी चीज है कि हम ऐसा बढ़ रहे हैं, ऐसा तरफ बढ़ रहे हैं कि आरओज के खिलाफ फैसले किए जाए, क्योंकि आरओज ने इलेक्शन एक्ट के तहत जो है वो कार्रवाई नहीं की बल्कि उनको नजरअंदाज किया और अपनी मर्जी से फैसले दिए। ये जस्टिस अदनान करीम के रिमार्क्स है। इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्टर लॉ थे उनको भी उन्होंने कहा कि क्या आरओज को आप लोगों ने ट्रेनिंग नहीं दी थी, तो उन्होंने कहा कि हमने तो ट्रेनिंग दी थी, उनको मुसलसल ट्रेनिंग दी, बल्कि 3 रोज तक ट्रेनिंग उनको देते रहे कि इलेक्शन एक्ट क्या कहता है और उसके बाद फिर किस सतह पर जो है कागजात नामजदगी मुस्तरद होंगे, क्या क्या तरीकाकार होगा। लेकिन उसके बावजूद भी उन चीजों को नजरअंदाज किया गया। शाहिद ये देखें कि पूरे सूबा सिंध में 342 अपीलें फाइल हुई हैं। उनमें से 266 जो है वो कराची और हैदराबाद के ये ट्रिब्यूनल, 3 ट्रिब्यूनल सुन रहे हैं। इसमें जस्टिस खादिम हुसैन के जो तोमियों के रिमार्क थे आरोज के फैसले के खिलाफ, वो कल और परसों भी हमने रिपोर्ट की, आज भी। हाँ, आज भी उन्होंने कहा। और फिर जस्टिस अदनान करीम की भी अब राय आ रही है कि तो 2 जजेस के, हाई कोर्ट के जजों के लेवल के जो फैसले आ रहे हैं आरओ के बारे में, जो रिमार्क्स आ रहे हैं, ये आंखें खोल देने के लिए काफी है, आई ओपनर है। उन्होंने वो जो एक मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा अगर कोई कर रहे थे कि किसी जगह मुनज़्ज़म किसी पार्टी को रोका जा रहा है, उसका बखिया तो उधेड़ दिया है उस पार्टी के बयानिया को। अच्छा, लेकिन जो आरोज ने स्टेट को, हमारी रियासत पाकिस्तान को कहा कि यहाँ का इलेक्शन प्रोसेस फेयर नहीं है, उसको जो धब्बा लगाया था उसे कैसे दूर किया जाएगा? मैं थोड़ा व्यूअर्स के लिए छोटी सी, चूंकि आप फिर आगे बात को बढ़ाएंगे, वो ये था कि जौहर आबिद साहब हैं आजाद उम्मीदवार।
उनके कागजात नामजदगी रिटर्निंग अफसर ने मुस्तरद कर दिए थे कि उन्होंने जी मानी एमक्यूएम के जो है वो कागजात बैनर्स उठाए हुए थे और कुरंगी में रैली निकाली गई और उससे इस तरह करके उनके ऊपर पहले नामालूम उसको मुकदमे में नामजद नहीं थे वो, और उसके बाद फिर उनको उस मुकदमे में नामजद करके रिटर्निंग अफसर ने उनके जो है वो कागजात मुस्तरद कर दिए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाजत नहीं दी। खादिम हुसैन तुनिया साहब के पास, चूंकि वो खुद भी वकील हैं, जब पेश हुए तो उन्होंने पूछा खादिम हुसैन तुनिया साहब ने कि आपको कितना अर्सा हुआ प्रैक्टिस करते हुए वकालत की, तो उन्होंने बताया कि 25 साल से मैं वकालत की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर चूंकि मुकदमात उनके ऊपर जो दर्ज थे, पहले नामालूम के खिलाफ दर्ज थे, उनका नाम नहीं था, उसके बाद फिर अचानक इनका नाम शामिल किया गया। तो उसके बाद फिर इलेक्शन रिटर्निंग अफसर और इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदगों से जब पूछा कि क्या ऐसा कुछ होता है, तो उन्होंने कहा नहीं बिल्कुल ये तो नहीं, क्योंकि ये जो पुलिस की रिपोर्ट्स होती हैं इस किस्म की वो शवाहिद के तौर पर काबिल कबूल नहीं है कि फलां ने बैनर उठाए हुए थे, नारे लगा रहा था और रोड ब्लॉक कर रहा था। तो फिर उन्होंने कहा कि ये तो जो नामालूम के खिलाफ मुकदमात होते हैं और उसके बाद जब वक्त आने के बाद कोई बड़ा साहब जो है इलेक्शन लड़ेगा तो उसके खिलाफ फिर अगर कोई उम्मीदवार आएगा तो उसको भी इसमें फिट कर देंगे और उसको इलेक्शन से रोका जाएगा और बड़े साहब को इजाजत दी जाएगी। उन्होंने कहा मेरी तो इंटीरियर सेल में ड्यूटी रही है, तो कोई इस तरह के मुकदमा दर्ज करके रख लिए जाते थे और उसके बाद फिर उनके मद्दे मुकाबले कोई उम्मीदवार आता था तो उसके बाद उसको मुकदमे में फिट कर देते थे और बड़ा साहब जो है वो इलेक्शन में खड़ा हो जाता था। तो ये तो प्रैक्टिस रही है। तो ये इस किस्म के रिमार्क्स आ रहे हैं। जोहर आबिद साहब के बारे में भी आप बताएं कि किस तरह। एक तो ये आपने बताया कि खादिम हुसैन तोनिया साहब ने ये पूरा मैकेनिज्म बता दिया कि किस तरीके से एफआईआर ने बना के रखी जाती है कि किन लोगों को फायदा पहुंचाना है और उनके मुखालफिन को इसमें फिट करना है। अब आफ्ताब बकाई साहब की मैं बात करूंगा, NA 248 से जिनके कागजात आज मंजूर हुए, यानी कि अपील मंजूर हुई है, उनके बारे में उनकी 66 साल से ज्यादा उम्र है, बैंकर हैं, वो बैंकर रहे हैं और बैरून मुल्क सऊदीया में वो सर्विस करते रहे हैं। यहाँ उन पर सिर्फ ये था कि उन्होंने बानी MQM की तकरीर के मुतालिक एक हाई कोर्ट से रजू किया था कि मैं वो तकरीरें सुनना चाहता हूँ, तो इसलिए वो पाबंदी ना लगाई जाए, उन्हें TV पर और चैनल पर अपना इंटरव्यू देने और तकरीर करने की इजाज़त दी जाए। सिर्फ इस बुनियाद पर उनके एतराज़ ये किया गया कि 2005 में उनके रिटर्न जो थे वो दुरुस्त नहीं थे। यहाँ पर मांगे जा रहे हैं सिर्फ 3 साल के रिटर्न, जो करंट 2023 तक, जून 2023 तक के हिसाबात मांगे जा रहे हैं 3 साल के। 2005 के उसके रिटर्न लाकर उनके कागजात नामजदगी मुस्तरद किए जा रहे हैं। 66 साल बुजुर्ग के एक अजीब ड्रामा किया था ये आरोज ने, और इस तरीके से किया जा रहा था कि इस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई है, उस पार्टी के खिलाफ कार्रवाई है। कानून इन चीज़ों को अलाउ नहीं करता। जो आपको कार्रवाई करनी है, असिस्टेंट कमिश्नर थे, डिप्टी कमिश्नर थे, वो इंक्वायरी उस वक्त कर सकते थे, उन्हें बताते मुखालफिन को या उम्मीदवारों को भी आप पर ये एतराज़ है, उन्हें जस्टिफाई वजाहत का मौका देते। लेकिन उन्होंने बंद कमरे में बैठकर पत्नी किन को खुश करने के लिए ऐसे फैसले दिए और अब उनका हशर आप देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, दिफा नहीं कर पा रहे। रिटर्निंग अफसरान कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे सामने जब जज साहब के सामने पेश होते हैं, जज साहब ने जब उनसे सवाल किया एक रिटर्निंग अफसर से कि भाई कौन होते हो तुम, मतलब तुम कौन हो, कास्ट का बताओ, तो उसने कहा जी मैं फलां लाखों हूँ और मेरा 7 से ताल्लुक है। उन्होंने कहा तुम्हारा वालिद तो जज था और मैं उस जज के सामने पेश होता रहा हूँ बाहैसियत वकील, तो तुमसे इस तरह की मैं तवक्को नहीं कर सकता था कि तुम इस तरह के भोंडे इल्जामात की वजह से किसी उम्मीदवार के कागजात जो है मुस्तरद कर दो। इसके अलावा एक दो और रिटर्निंग अफसर आए, उसमें भी वो फुल इंग्लिश स्टाइल में बात कर रहे थे, तो उसमें भी उसको झाड़ दिया कि यार एक उम्मीदवार जो इंतखाबात लड़ना चाहता है उसको तुमने इंतखाबी अमल से दूर रखने की कोशिश की और अपना जो वो हुक्मनामा जिसकी बुनियाद पर तुमने उसको दूर रखने की कोशिश की उसकी वजाहत या उसका दिफा नहीं कर पा रहे यहाँ कि बताओ कि हाँ ठोस ग्राउंड से हम तुम्हारे फैसले को बरकरार रखते हैं। उनके पास कोई वजह नहीं थी। तो इस तरह कई ऐसे जो उम्मीदवार थे, आज बल्कि आपने फिगर भी इस वक्त तक का नोट किया होगा जिसमें जो वो किसी एक को भी मायूस नहीं किया गया है ट्रिब्यूनल से कि रिटर्निंग अफसर के फैसले को बरकरार रखा गया हो। हाँ, जुल्फकार मिर्जा साहब का और उनकी अहलिया का कुछ टेक्निकल मामला है, वो CP में जाएंगे, थोड़ा सा शायद वो उनकी वो हो जाए। सदर कादिर साहब के साथ भी हुआ, औरंगजेब फारूकी के साथ भी हुआ, कुछ अपीलें मुस्तरद हुई हैं मुख्तलिफ ट्रिब्यूनल्स के साथ कुछ हल्कों से, लेकिन 62 को अलाउ किया गया, इजाजत दी गई है और सिर्फ 15 मुस्तरद हुई है जी, और बकिया जो है उन पर फ्रेश थी, उन पर कुछ नोटिस हुए, कुछ पे जजमेंट रिजर्व है, आज शाम तक आ जाएंगे। लेकिन 62 अलाउ हो चुकी हैं, अभी इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जा चुकी है, तो रोका नहीं जा रहा है। सिर्फ 15 रिजेक्ट हुई हैं, उनकी भी कोई वजह होगी, वो भी शायद हाई कोर्ट आके इससे ऊपर आके, ये असेंबली ट्रायल है, बहुत मुख्तसर मुद्दत में फैसले देना है, तो ये इसलिए सूरत हाल पैदा हुई है। तो
बहुत कम लोगों को जो बिल्कुल। होगा कि वो इलेक्शन लड़ने से असर भी महरूम आपका होंगे। शुक्रिया। देखें, एक तो सीपी फाइल करनी है फहमीदा मिर्जा ने भी और जुल्फ़िकार मिर्जा ने भी, उनकी कागजात नामजदगी नीचे से भी मुस्तरद हुए थे रिटर्निंग अफसर से, और इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने भी उनके मुस्तरद कर दिए। फिल वक्त वो इलेक्शन की दौड़ से बाहर हैं, उनके बेटों की हवाले से कल समाअत होगी। अच्छा, दूसरा पीपल्स पार्टी के जो एक उम्मीदवार हैं मसूद खान मदुखिल, उनके जो दलाइल थे शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी कराची से मंजूर होने के हवाले से, उसमें उनका कहना था कि जो उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उसमें जो हलफनामा दिया था, उसमें ना वो कारोबार करते हैं, ना उन्होंने कोई अलाउंसेस लिए, ना कोई उन्होंने वजीर आजम की हैसियत से तनख्वाह ली, और ना ही उनके जो फैमिली के करीबी रिश्तेदार हैं वो कोई जॉब करते हैं, ना वो कोई कारोबार करते हैं, ना उनकी कोई फैक्ट्रियां हैं, तो फिर वो खाते कहाँ से? तो बहरहाल उस हवाले से उनकी अपील तो मंजूर नहीं हुई, मुस्तरद हुई है, चूंकि ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान, अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान और मुख्तलिफ जो कानूनी दस्तावेजात थी मुख्तलिफ सरकारी बड़े इदारों की, वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने रखी गई है शहबाज शरीफ के वकील की तरफ से, जिसमें ये जाहिर किया गया कि जितने भी उन्होंने बैरून मुल्क दौरे किए, कोई टीआईडी वसूल नहीं किया, और उसके बाद कोई मरात और अलाउंसेस भी नहीं उन्होंने वसूल किए, और जो उन्होंने हलफनामा जमा कराया था वो दुरुस्त था। तो बहरहाल इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने उनकी जो एतराज़ात थे शहबाज शरीफ के ऊपर वो मुस्तरद किए और उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी है। मजीद इस सिलसिले में अपडेट्स आपके सामने रखते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।